नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की धरती के हर कण में क्या कहानी छिपी है? वो कहानियाँ जो नदियों की धाराओं में बहती हैं, प्राचीन मंदिरों की दीवारों में गूंजती हैं और युद्ध के मैदान में शौर्य के गीत गाती हैं। हम जिस भारत को जानते हैं उसकी आत्मा सिर्फ आज के समय में नहीं बसी, बल्कि हजारों सालों की सभ्यताओं के संघर्षों, विजय और अद्वितीय संस्कृतियों के मिश्रण से बनी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रोमांचक सफ़र पर जहां आप इतिहास की धड़कनों को महसूस करेंगे। ये सफ़र है रोमिला थापर की मशहूर किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो आपको सिर्फ तिथियों और घटनाओं की सूची नहीं देती, बल्कि भारत के अद्वितीय, जटिल और चमकते इतिहास की असली तस्वीर पेश करती है। कभी सोचा है कि अशोक के पश्चाताप ने कैसे एक पूरा साम्राज्य बदल दिया, या मुगलों के वैभवशाली दरबार में सत्ता के खेल कैसे खेले जाते थे, और वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने हमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी की ओर धकेला? इस किताब में इतिहास केवल किताबों में दर्ज शब्द नहीं, बल्कि ज़िंदा कहानियाँ हैं जो हमारे आज के समाज, संस्कृति और पहचान में बहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम खोलेंगे वो इतिहास के पन्ने जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी धरोहर को समझना। ये सिर्फ अतीत की बातें नहीं, ये हमारे वर्तमान और भविष्य की जड़ें हैं। तो चलिए इतिहास की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और रोमिला थापर की कलम से भारत को फिर से खोजते हैं। भाग 1, प्राचीन भारत सभ्यताओं की नींव। सबसे पहले हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर, जिसे थापर ने बड़ी बारीकी से पेश किया है। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ प्राचीनतम सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये अपने समय की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक थी। रोमिला थापर बताती हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर किस तरह से व्यवस्थित थे। उस समय के घरों, सड़कों और वाटर एंड सैनिटेशन का वर्णन पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। वो बताती हैं कि ये सभ्यता किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता से कमतर नहीं थी, चाहे वो मिस्र की हो या मेसोपोटामिया की। इस काल में पाए गए अवशेष जैसे कि मोहरें, बर्तन और मूर्तियाँ ये साबित करते हैं कि यहाँ की कला और शिल्पकला कितनी उन्नत थी। लेकिन अचानक इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये रहस्य आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए है। इसके बाद आता है वैदिक काल, जहाँ आर्यों का आगमन हुआ और भारतीय समाज में एक नई संरचना का निर्माण हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। थापर बताती हैं कि यह समय भारत के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों की नींव रखने का था। यज्ञों की परंपराएं, वेदों का ज्ञान और वर्ण व्यवस्था सब कुछ इसी समय से शुरू हुआ। भाग 2, महान जनपदों से मौर्य साम्राज्य तक, शक्ति और विस्तार का युग। अब हम पहुंचते हैं उस समय पर जब भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राज्य बनने लगे। ये महाजनपदों का युग था। थापर इस समय को विस्तार से वर्णित करती हैं, जहां 16 प्रमुख महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें मगध, कौशाम्बी और अवंती जैसे राज्य प्रमुख थे। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था राज्यों का आपसी संघर्ष और विस्तार की होड़। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य का काल, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में संगठित किया। रोमिला थापर ने इस साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना का गहन विश्लेषण किया है। मौर्य काल के सबसे प्रमुख शासक सम्राट अशोक की कहानी इस किताब का प्रमुख आकर्षण है। अशोक का कलिंग युद्ध और उसके बाद बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। थापर बताती हैं कि कैसे अशोका ने हिंसा का रास्ता छोड़कर धर्म का पालन किया और अपने शासन को न्याय, करुणा और अहिंसा पर आधारित किया। उनके द्वारा लगाए गए शिलालेख आज भी हमें इस महान शासक की उदारता और दूरदर्शिता की याद दिलाते हैं। भाग 3, गुप्त साम्राज्य और भारत का स्वर्ण युग। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत ने कई छोटे छोटे राज्यों का उदय और पतन देखा, लेकिन फिर आया वो समय जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त या गुप्ता साम्राज्य। थापर ने इस काल के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का विस्तृत अध्ययन किया है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने भारत को एक बार फिर से एकजुट किया। इस समय कला, विज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। थापर बताती हैं कि गुप्ता काल में आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की।
कालिदास जैसे कवियों ने साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस काल में लिखा गया काव्य और नाटक आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। भाग 4, मध्यकालीन भारत, सांस्कृतिक मिश्रण और संघर्ष का दौर। अब हम चलते हैं मध्यकालीन भारत की ओर, जहां इस्लामिक शासकों का आगमन हुआ। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, जिसके बाद मुगल साम्राज्य ने भारत पर शासन किया। थापर ने इस काल को केवल शासकों की लड़ाइयों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वो दिखाती हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति और इस्लामी संस्कृति का संगम हुआ। अकबर द ग्रेट का शासन इस काल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। थापर बताती हैं कि अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सॉलिडेरिटी दिखाई और एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान अधिकार मिले। उन्होंने दिन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की, जो सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं को समाहित करने का प्रयास था। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल जैसे हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ, जिसने दुनिया को भारतीय वास्तुकला की भव्यता से परिचित कराया। लेकिन औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर होने लगी और भारत ने एक नए राजनीतिक बदलाव की ओर कदम बढ़ाए। भाग 5, औपनिवेशिक काल यानी मॉडर्न इंडिया, संघर्ष, शोषण और आज़ादी की लड़ाई। अब हम आते हैं उस समय पर जिसने भारतीय इतिहास को सबसे अधिक प्रभावित किया, ब्रिटिश मॉडर्न काल। थापर ने बड़ी ही बारीकी से ये बताया है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में अपने पैर पसारे और धीरे धीरे हमारी संप्रभुता को छीन लिया। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और अधिक प्रबल किया। इसके बाद थापर हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर ले जाती हैं, जहां महात्मा गांधी, नेहरू और भगत सिंह जैसे नेताओं ने भारत की जनता को एकजुट किया। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि बिना हिंसा से भी आज़ादी हासिल की जा सकती है। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ, जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। थापर ने इस विभाजन और उसके बाद की चुनौतियों का भी विश्लेषण किया है। समापन, इतिहास से प्रेरणा लेने की आवश्यकता। रोमिला थापर की अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक व्यापक और गहन पुस्तक है, जो भारत के इतिहास की कई परतों को खोलती है। ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन तक की यात्रा पर ले जाती है। पुस्तक न केवल शासकों और युद्धों पर केंद्रित है, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और दर्शन के विकास को भी उजागर करती है। मॉडर्न इंडिया और स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा से ये समझ आता है कि भारत की पहचान संघर्षों, सहिष्णुता और नवाचारों से बनी है। थापर का ये काम सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की विकास यात्रा को समझने का एक प्रयास है। ये किताब हमें हमारे अतीत को गहराई से समझने और वर्तमान पर इसका प्रभाव महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। रोमिला थापर ने भारतीय इतिहास के हर पहलू को बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे भारत ने हर काल में संघर्ष किया, विकास किया और अंततः आज के रूप में उभर कर सामने आया। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, अगर आपने भारत के इतिहास की धड़कनों को महसूस किया है, तो आप यकीनन हमारी अगली यात्रा के लिए तैयार हैं। हर किताब एक नया अध्याय है, हर कहानी एक नई सीख और हर वीडियो में आपको मिलेगा ज्ञान और मनोरंजन का अनूठा संगम। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपसे एक भी ऐतिहासिक या साहित्यिक सफ़र ना छूटे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली बार जब हम एक और शानदार किताब की दुनिया में उतरें, आप सबसे पहले हमारे साथ हों। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कोई हलचल मचाई हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग इस ऐतिहासिक सफ़र का हिस्सा बन सकें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारा मकसद सिर्फ किताबों के पन्ने पलटना नहीं, बल्कि उनमें छिपे ज्ञान और विचारों को आपकी ज़िंदगी से जोड़ना है। तो मिलते हैं अगली किताब के साथ, जिसमें हम एक और यादगार सफ़र पर चलेंगे। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, पढ़ाई से प्यार करें और बुक लवर्स हिंदी से जुड़े रहें। धन्यवाद।